आज मैं कक्षा 7वीं को उनके पाठ्यपुस्तक वसंत का 15वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नीलकंठ। ये एक रेखा चित्र है। ये गद्य साहित्य की ही एक विधा है, जिस विधा में क्रमबद्धता का ध्यान न रखकर किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की आकृति, उसकी चाल ढाल या उसके स्वभाव का या किन्हीं विशेषताओं का शब्दों द्वारा सजीव चित्रण किया जाता है। ऐसी विधा को हम रेखा चित्र कहते हैं। अब इस रेखा चित्र की लेखिका का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। वे हिंदी साहित्य की एक बहुत ही प्रतिभावान और सशक्त कवयित्री हैं और गद्य लेखिका भी हैं, और वे छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। छायावाद के युग को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं और उसके 4 स्तंभ हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। महादेवी जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है और उनके बारे में तो कवि निराला ने इतना भी कहा है कि वे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती हैं। ठीक है। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति चेतना की भावना भी इस दृष्टि से प्रभावित रहे। अब हम जरा नीलकंठ जो रेखा चित्र है उसकी ओर बढ़ते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यानी महादेवी वर्मा किसी अतिथि को स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाकर वापस लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान के सामने चिड़ियों और खरगोशों की दुकान के बारे में अचानक उनको याद आया और तभी उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि वो उस दुकान की तरफ गाड़ी को मोड़े। दुकान किसकी थी? बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान थी। और उसके निकट पहुंचते ही बड़े मियाँ ने क्या किया? उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को गाड़ी रोकने का संकेत दिया। महादेवी के कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने अपनी तूफान मेल चलाना शुरू कर दिया। अपना तूफान मेल क्या कहा? सलाम गुरुजी। महादेवी वर्मा को वहाँ के सभी लोग गुरुजी कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे प्राध्यापिका थी, विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी। उनको गुरुजी कहकर उनका सम्मान किया करते थे लोग। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार यानी चिड़ियों का शिकार करने वाला वह 2 मोर के बच्चे पकड़कर लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लीजिए। मोर के पंजों से तो दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आ जाते हैं मेरे पास। पर आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, इसीलिए मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़िया को मैं कैसे दे दूं उनके हाथों। मैंने टालने के लिए कह दिया कि गुरुजी ने इन पक्षियों को मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त मेरा रोज़गार ही खराब है। बस पकड़ो मारो, ये रोज़गार ठीक नहीं है। तो बड़े मियाँ बहुत ज़्यादा बातूनी थे और उनके भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं था। इसीलिए जो भी सुनने वाला होता था, श्रोता, वो जहाँ पर उन्हें रोक देता था बस वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से लेखिका भली भांति परिचित थी, इसीलिए उन्होंने बीच में ही बड़े मियाँ को रोककर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए लेखिका की दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतर के समान 2 बच्चे बैठे हुए थे। पिंजरा इतना ज़्यादा संकीर्ण छोटा था कि वे पक्षी के शावक यानी पक्षी के बच्चे जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़
चित्र जैसे लग रहे थे, जड़े हुए चित्र की तरह। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। उन्होंने कहा कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोड़ के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। नकद 30 रुपये लिए हैं। बाहरा कहा। भाई बाहरा यानी बार बार कहा। भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोड़ के कोई खासियत भी तो नहीं आई है, तू इतनी बड़ी रकम ही मांगने चला। पर वह मूंजी यानी वह कंजूस क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा मुझे, क्योंकि आपने मोड़ के बच्चे मांगे थे, इसीलिए मैंने अपने घाटे का भी फिक्र मैंने नहीं की। अब आप जो मुनासिब समझे यानी जो सही समझे वही कीजिए। अस्तु यानी इसीलिए 30 रुपये चिड़ीमार के नाम के और 5 रुपये बड़े मियाँ के नाम के या बड़े मियाँ के ईमान के देकर मैंने 35 रुपये में उन दोनों मोर के बच्चों को खरीद लिया और वो छोटा पिंजरा कार में रखा। तब मानो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावक के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया हो। वे दोनों छटपटा रहे थे डर के कारण। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, यानी महादेवी के घर वाले कहने लगे, तीतर है ये, मोड़ कहकर तुम्हें ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई थी। जब भी मुझे कोई कहता था कि तुम्हें किसी ने ठग लिया है या तुम्हें किसी ने उल्लू बनाया है, तो मैं इस बात से अप्रसन्न हो जाती थी, चिढ़ ज़्यादा करती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाप के पर लगे होते हैं, है तो पक्षी ही, यानी मोर की जगह अगर तीतर भी होंगे तो मैं पाल लूंगी। मोर कोई सुरखाप के पर वाले पक्षी तो नहीं है ना, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, यानी मैंने कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना उनका शुरू कर दिया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। फिर दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकल कर कमरे में मानो खो से गए। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी यानी वेस्ट पेपर बीन, उसको अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, यानी वहीं पर अपना घोंसला सा बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी छुप कर बैठे रहते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहते। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते, यानी अचानक प्रकट होने लगते। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों में जाली थी, इसलिए किसी दूसरे जानवर या किसी के आने का डर नहीं था, परंतु दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था, क्योंकि खुला रहने पर चित्रा नाम की महादेवी जी की जो बिल्ली थी, वो इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। बिल्लियां तो पक्षियों को कभी कभी मारकर खा भी लेती हैं, इसी का डर था महादेवी को। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है। प्रतिशोध ले सकती थी वो बिल्ली। वैसे वो तो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, परंतु ये तो 2 जो अपरिचित पक्षी थे, ये अनाधिकार चेष्टा कर रहे थे मुझ पर कब्जा करने का। ये चित्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय हो गया था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे, यानी ये दोनों ऐरे गहरे पक्षी मेज़ को अपना सिंहासन बना ले। ये स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। मार्जारी यानी बिल्ली और अभिमानिनी यानी घमंडी। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, यानी कमरा चिड़ियाघर बन गया,
तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचा दिया। यानी महादेवी के बहुत सारे पशु पक्षी थे, उन्हें पशु पक्षियों को पालने का बहुत ही शौक था। इसलिए उन्होंने अपने घर के बाहर ही जो उनका ही मतलब स्थान है, प्रांगण है, वहाँ पर एक बड़ा सा जाली घर बना रखा था जहाँ पर सारे पशु पक्षी रहते थे एक साथ। वहीं पर मोर के दोनों बच्चों को पहुँचा देना ही उन्होंने उचित समझा। ठीक है, वही उनके जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कौतूहल जगाया जैसा नववधू के आने पर परिवार में स्वाभाविक है। नववधू यानी नई दुल्हन जब किसी घर में परिवार में आती है, सारे सदस्य जैसे कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं, बाकी सारे जीव जंतु भी इन दोनों मोर के बच्चों को ऐसे ही देख रहे थे। अब कौन सा जीव क्या कर रहा था ये देखते हैं। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे। बड़े खरगोश एकदम सभ्य सभासद की तरह, राज दरबारियों की तरह क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण परीक्षण करने लगे और ऊन की गेंद जैसे जो छोटे खरगोश थे वो उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण निरीक्षण करने लगे और उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल सा आ गया। सारे जानवर बहुत ही कौतूहल में थे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे अब बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसे ही क्रमशः और रंगमय तरीके से होने लगा जैसे इल्ली से तितली का बनना, यानी कैटरपिलर से बटरफ्लाई का बनना। मोर के सिर की कलगी और सघन, ऊंची और चमकीली होने लगी। चोंच और अधिक बंकिम यानी पैनी, तीखी और बंकिम यानी टेढ़ी हो गई। गोल आंखों में इंद्रमणि की नीलाभ द्युति यानी चमक झलकने लगी और लंबी नील हरित ग्रीवा यानी ब्लू ग्रीन कलर की जो उनकी ग्रीवा है, नेक, उसकी हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे यानी शैडो, धूप छाई की तरह वेलवेटी तरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिण और वाम दोनों पंखों में, राइट और लेफ्ट, सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। आलेखन यानी स्ट्राइप्स। पूंछ लंबी और गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। ठीक है, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे, यानी और ज़्यादा दृश्यमान होने लगे, चमकने लगे, प्रोमिनेंट होने लगे। रंग रहित जो पैर थे उसको गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। मोर के पैर सुंदर नहीं होते, बिल्कुल बेरंग होते हैं, परंतु उनकी गति इतनी अच्छी है कि गति की वजह से उसके पैरों में भी गरिमा सी आ गई। उसका गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो नाजुकता, सुकुमारता यानी नाजुकता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता कि वो कैसे चलता था। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं था। मोरनी मोर के समान उतनी सुंदर नहीं होती, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम और श्वेत पत्रलेखा यानी ब्लैक एंड वाइट, पत्रलेखा यानी जो मतलब डिज़ाइन है, मंथर गति आदि से वह भी मोर की एकदम उपयुक्त सहचारिणी, कंपेनियन होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण यानी नीले आभा वाले गर्दन के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान हमेशा उसके साथ रहने और सहचारिणी होने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के जितने भी निवासी जीव जंतु थे उनका सेनापति बना लिया और संरक्षक नियुक्त कर लिया। वही उन जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक बन गया, बॉडीगार्ड। सवेरी ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र करके उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है
और फिर घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो क्या करता था, उन्हें कैसे सजा देता था, अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देता था। एकदम दौड़ पड़ता था दंड देने, चंचू प्रहार यानी चोंच के आक्रमण से। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तनाद करके कराहते हुए, मतलब जब तक नहीं चिल्लाते तब तक वह अपने अधर में लटकाए रखता था, यानी होठों में। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से क्या होता, खरगोश के बच्चों के कानों में छेद हो जाते। ऐसा लगता जैसे उनके कानों में कर्णवेद संस्कार हो गया हो। कानों में छेद करने की एक प्रथा है ना हिंदुओं में, वो हो गया हो। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे। यानी खरगोश को एक बार अगर सजा मिल गई तो उनको शिक्षा मिल जाया करती थी। वे फिर कभी नीलकंठ को क्रोधित नहीं होने देते थे। तो दंड विधान के समान ही उन जीवों के प्रति उसका प्रेम भी एकदम असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठा रहता था और सभी जीव जंतु उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ छुएल सा खेलते रहते थे, यानी हाइड एंड सीक, पीकबू। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया जब सारे जानवर इधर उधर खेल रहे थे। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए सांप की वजह से। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया था। ठीक है, ये देखिए इसका चित्र कि एक शिशु खरगोश जो है उसे सांप ने पकड़ रखा है और बाकी सब जीव जंतु इधर उधर दौड़ रहे हैं और तभी नीलकंठ आ जाता है। वो किस तरह से सांप से खरगोश की रक्षा करता है ये देखने योग्य है। चलिए आइए देखते हैं अगले पन्ने में। तो जैसे ही सांप की पकड़ में आ गया वह खरगोश, तो निगलने का प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा शरीर जो बाहर था उसमें उसका मुंह था, खरगोश का मुंह, और उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। परंतु नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचान ली और वह पूंछ पंख समेटकर एकदम फट से एक झपट्टे में नीचे आ गया और संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर अगर वो चोंच मारने की कोशिश करेगा तो खरगोश का शरीर भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबा दिया और फिर चोंच से सांप पर इतने प्रहार किए कि वो एकदम अधमरा हो गया। उसकी पकड़ एकदम ढीली हो गई और खरगोश का बच्चा मुंह से निकल तो आया परंतु बेहोश सा वहीं पड़ा रहा निश्चेष्ट होकर। नीलकंठ की सहचारिणी राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। उसे पता था नीलकंठ अकेला ही काफ़ी है, परंतु वह अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित करती रही, सबको बताती रही कि यहाँ कुछ घटना घट गई है। माली पहुँच गया, फिर महादेवी वर्मा, सब लोग पहुँच गए। नीलकंठ जब सांप के 2 टुकड़े कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और वह रात भर उसे पंखों के नीचे रखे अपनी उष्णता देता रहा, वार्मथ। तो भगवान कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर यानी मोर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और उस पक्षी के स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है। मयूर एक कला प्रिय परंतु वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे बाज या चील आदि की श्रेणी में हम नहीं रख सकते। उनका जीवन तो एकदम क्रूर कर्म में बीतता है ना। वे तो स्कैवेंजर्स होते हैं परंतु मयूर आत्मरक्षा के लिए हिंसा करता है। ठीक है, वैसे वो हिंसक पक्षी बिल्कुल नहीं है, बहुत वीर है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष से गुच्छे जैसे पंखों को वो मंडलाकार बनाकर, यानी एकदम 180 डिग्री या 360 डिग्री तक मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लय, ताल, है ना, बिल्कुल ऐसा लगता था कहीं कोई सुर बज रहा है जिस पर वो ताल से नाच रहा है।
आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था। ठीक है। और राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और फिर बाईं ओर के पंख को स्पर्श करते हुए दाहिनी ओर निकल जाती थी। इस प्रकार फिर वो नीलकंठ की परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुंचते ही वो अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तान कर एकदम नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से लेकर ये ही चलता आ रहा है कि ये नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई है। यानी जब भी मैं जालीघर में उसके सामने जाती हूँ, वो अपने पंखों को मंडलाकार आकार आकृति में फैलाकर एकदम नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाया करता है। प्राय मेरे साथ कोई ना कोई देश या विदेश से आए हुए अतिथि भी पहुंच जाते हैं और नीलकंठ की मुद्रा को वो लोग समझते हैं कि उनके प्रति सम्मान पूर्वक वो खड़ा है। ये समझकर वे लोग तो विस्मयाभिभूत हो जाया करते हैं। कई विदेशी महिलाओं ने तो उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वे भयंकर विषधर सांप को खंड खंड कर सकता था, उसी चोंच से वो मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता है कि मुझे हंसी आ जाती है और विस्मय भी होता है। फलों के वृक्षों से अधिक उसे फूलों के पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते हैं तब और अशोक के लाल लाल पल्लव से सारा वृक्ष ढक जाता है, तब जाली घर में वह बहुत ही अस्थिर हो उठता है। उसे फिर बाहर छोड़ देना पड़ता है। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजलाहट पा लेती थी और तब उसकी मंद केका यानी मोर की आवाज़, मंद मंद आवाज़ की गूंज अनुगूंज इको तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान यानी सीढ़ियाँ पंक्ति बनने लगती थी। ऐसा लगता था जैसे वो बूंदों को खुद आकाश से उतरने के लिए सीढ़ी बना रहे हैं अपनी आवाज़ से। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य यानी मग्न होकर नृत्य आरंभ हो जाता था। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग भी, गति भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाती और उसकी केका की आवाज़ उतनी ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता, यानी धीमा होता जाता, तीव्र से मंद्र हो जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर अपने पंखों को सुखाया करता था। कभी कभी वे दोनों यानी नीलकंठ और राधा एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों के गीलेपन को सुखाते थे या दूर करते थे। इस आनंदोत्सव की रागिनी में एक बेमेल स्वर कैसे बज उठा, ये भी एक बहुत ही करुण कहानी है। कैसे आनंदोत्सव में एक बेसुरा राग कैसे छिड़ गया। हुआ ये कि एक दिन मुझे किसी कार्य से फिर से नखास कोने से निकलना पड़ा, यानी जहाँ पर बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान थी, और बड़े मियाँ ने पहले के समान ही मेरी कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजरे की ओर मैं नहीं देखूंगी, यही मेरा संकल्प था। इसीलिए मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे वाले कान में बंधी ऐनक यानी चश्मे की ओर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास एक मोरनी पड़ी हुई थी, उसे मैं अनदेखा नहीं कर सकी। मोरनी राधा के समान ही थी, पर उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। मूंज यानी रस्सी, उसके पंजे रस्सी से बंधे थे, जिस वजह से उसकी उंगलियां टूट गई थी और वो अब खुद से खड़ी नहीं हो सकती थी। तो बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता।
पर आपसे भी ये अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। यानी वो दरअसल इनडायरेक्टली बोलना चाहता था कि इस मोरनी को आप ले जाइए, इसे बचा लीजिए। तो सारांश ये हुआ कि 7 रुपये देकर मैंने, यानी 35 रुपये में पहले दोनों मोरनी खरीदा था, अब 7 रुपये देकर मैंने उस अधमरी मोरनी को खरीद लिया और मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा जो है वो अस्पताल बन गया। पंजों की मरहम पट्टी की और देखभाल करने पर फिर महीने भर में वह एकदम स्वस्थ हो गई। उंगलियां वैसी टेढ़ी मेढ़ी रह गई, परंतु वह ठूठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई थोड़ा बहुत चलने लगी। तब उसे मैंने जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम मैंने कुब्जा रखा। जिस तरह कुब्जा यानी मंथरा दासी, जिसने कैकेयी को भड़काकर दशरथ से सारे वरदान लिए थे, भरत को अयोध्या का राजा बनाने का और राम को 14 वर्ष के वनवास का। तो यहाँ मंथरा कुब्जा थी, ठीक है, और यहाँ पर मतलब अपाहिज सी थी, उसकी पीठ पर हम्प था। उसी तरह से ये जो मोरनी थी उसके भी उंगलियां टूट चुकी थी और वो थोड़ा मतलब ठूठ हो गई थी उसकी उंगलियों के पंजे, इसीलिए उसका नाम भी कुब्जा ही रखा गया। परंतु वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, यानी मंथरा जैसी ही एकदम बुरी प्रमाणित हुई, क्योंकि अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, पर अब कुब्जा उन्हें बिल्कुल साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, उसके पंख नोच डाले। कठिनाई ये थी कि नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था और कुब्जा जो है वह हमेशा नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वो किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए थे जिनको वह पंखों में छिपाए हमेशा बैठी रहा करती थी। पता चलते ही कुब्जा ने क्या किया, चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और उसके सारे अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे अपने इन पैरों से उसने टूटे हुए अंडों को सब और बिखरा दिया, छितरा दिए। इस कलह कोलाहल से राधा और नीलकंठ दोनों बहुत ही अप्रसन्न हुए। राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का एकदम अंत हो गया था। कई बार वह जाली घर से भाग निकला, परंतु वापस भी ले आया गया। वो डर के मारे कहीं पर छुपा छुपा सा रहता था। एक बार कई दिनों तक भूखा प्यासा वो आम के शाखाओं पर, है ना, आम के वृक्ष की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर महादेवी वर्मा ने उसे उतारा। फिर एक बार वह महादेवी वर्मा के घर की खिड़की के शेड पर छिपा रहा, तो मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाया करता था, पर उसकी चाल में अब थकावट थी और आंखों में शून्यता रहती थी। वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। महादेवी वर्मा को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अनुभवहीनता की वजह से उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि थोड़े दिनों में ही सभी जीव जंतुओं में, खासकर कुब्जा और बाकी दोनों मोड़ में मेल मिलाप हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंखों को फैलाए धरती पर उसी तरह बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को वो अपने पंखों में छिपाकर बैठा हुआ करता था। मेरे पुकारने पर भी जब उसके ना उठने पर मुझे थोड़ा संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों मर गया इसका कोई उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर कहीं कोई चोट के निशान थे। न उसके रंग बिरंगे फूलों से स्तबक जैसे शरीर पर चोट का कोई चिन्ह मिला था। तो मैं अपने शाल में लपेटकर उसे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में ले आई। ठीक है, जब मैंने गंगा की बीच धार में ले जाकर उसे प्रवाहित किया पानी में, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट जो है वो विशाल मयूर के भांति एकदम तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो एकदम निश्चेष्ट सी
कई दिन कोने में बैठी रही। वो कई बार भागकर लौट आया करता था, इसीलिए राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर आंखें लगाए उसकी प्रतीक्षा करती थी। पर दृष्टि लगाए रहती थी, पर नीलकंठ नहीं लौटा। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ नीलकंठ की खोज, उसकी ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में ये हुआ कि वो प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आया करती थी। आम और अशोक और कचनार आदि के शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती ही रहती थी। एक दिन आम के पेड़ से बस उतरी ही थी कि कजली नाम की जो महादेवी वर्मा की एल्सिशियन कुत्ती है, उसके सामने कुब्जा पड़ गई और स्वभाव के अनुसार कुब्जा ने कजली पर भी चोंच से प्रहार करना आरंभ कर दिया। परिणामतः कजली गुस्सा हो गई और उसके 2 दांत कुब्जा की गर्दन पर लग गए। इस बार फिर उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, यानी कुब्जा की मृत्यु हो गई। परंतु इन 3 पक्षियों ने महादेवी वर्मा को पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का एक परिचय दिया कि तीनों पक्षी एक ही प्रजाति के थे, परंतु तीनों के स्वभाव में विभिन्नता थी। ये महादेवी के लिए एक विशेष शिक्षा थी। राधा अब भी प्रतीक्षा में दुकेली रहती है, यानी वो अकेली है परंतु अपने आप को दुकेली समझती है। उसे लगता है कि नीलकंठ लौट आएगा। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, यानी मेघों द्वारा आच्छादित हो जाता है, तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका यानी अपने आवाज को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। ठीक है, तो ये थी कहानी नहीं, मैं रेखा चित्र है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि एक मोर, नीलकंठ नाम के एक मोर का रेखा चित्र है। ये गद्य विधा की ही एक शैली है। ठीक है, तो अगर आपको ये कहानी, ये रेखा चित्र अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।